हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसका नाम है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। लेखक का नाम है मोहन राकेश। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक का जन्म सन 1925 और निधन सन 1972। लेखक का परिचय हम लोग लेते हैं। देखो, आप लोग भी टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखिए, लेखक के बारे में जानते हैं। मोहन राकेश का जन्म जालंधर, पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बड़ी रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। तो विद्यार्थी मित्रों, गुलमर्ग कश्मीर में आया है। एक पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। चारों तरफ घने देवदार के बड़े बड़े झुरमुट पहाड़ियाँ, और वो पहाड़ियाँ भी बर्फीली पहाड़ियाँ। गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान है। चारों तरफ देवदार के घने झुरमुट और जो पहाड़ियाँ बर्फीली पहाड़ियाँ है। वहाँ सुंदरता चारों तरफ दिखाई देती है। रंग बिरंगी फूल खिल उठते हैं। तितलियाँ फूलों के ऊपर गुंजार करती हैं। फूलों के ऊपर तितलियाँ बैठती है, वो भी रंग बिरंगी है। इतना ही नहीं, न जाने कब काला बादल आ जाए, बारिश बरस जाए, और बारिश भी बर्फीली बर्फ की बूंदे, बराबर बर्फ कब गिर जाए ये नहीं कहा जाता। इतना ही नहीं, ठंडी हवा के झोंके बार बार इंसान को ठिठकाते हैं। इंसान ठिठक जाता है ठंडी हवा के झोंके से। पगडंडी है, बारिश गिरता है, बारिश की वजह से पगडंडी जैसे लंबी गुलमर्ग के मैदान में ये पगडंडियाँ ऐसी लगती है जैसे लंबी लंबी बाहें फैलाए ये मैदान वहाँ पर उपस्थित है। घूमने वाले वहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए घूमने वाले वहाँ नजर आते हैं। जैसे ही बारिश गिरती है गुलमर्ग के मैदान में इधर उधर घूमने वाले लोग कांप उठते हैं, सिहर उठते हैं और फिर से अपने अपने में सिमट जाते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, गुलमर्ग प्राकृतिक स्थान है, बहुत ही सुंदर है। तो आज हम गुलमर्ग की खिड़की से एक रात में लेखक को क्या अनुभव हुआ, गुलमर्ग में जाने के बाद लेखक को क्या अनुभव हुआ, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ये पाठ है। अगर आपको मैं ये बता देती हूँ कि कश्मीर का ये एक इलाका, एक शहर है गुलमर्ग, और वहाँ जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता, जैसे चारों तरफ हरियाली नजर आती है, बर्फीली पहाड़ियाँ, जैसे भगवान ने 4 चांद वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता में लगा दिए हैं। अगर आपको बता देती हूँ कि अगर आपको गुलमर्ग देखना है तो कश्मीर, यानी हम लोग खुद नहीं जा सकते हैं अभी तो, लेकिन कभी भी जाने का मौका तो मिलेगा जीवन में, भविष्य में। लेकिन अभी आपको देखना है तो आप YouTube पर गुलमर्ग लिखो आप और देख लो गुलमर्ग कैसा है। कश्मीर गुलमर्ग ऐसा लिखेंगे ना तो गुलमर्ग आपको तुरंत वहाँ से देखने को, उस YouTube पर से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आंखें एक बार देखती हैं तो चौंक उठती हैं।
फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेखक क्या कहना चाहते हैं? कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आंखें एक बार देखती हैं तो चौंक उठी, अरे कितना सुंदर दृश्य है, कितना अच्छा है, ऐसा देखकर चौंक उठती है। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। फिर धीरे धीरे बार बार परिचय में आने के बाद उस तरफ से हमारा ध्यान हट जाता है, बात उसको क्यों कौन देखता रहता है, परिचित होकर उदासीन हो जाती है। बाद में हमको वो आश्चर्य, हमारे अंदर वो आश्चर्य पैदा नहीं करती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है जो हम बार बार उसको देखेंगे और बाद में हम उदासीन हो जाएंगे, बाद में उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। ऐसी जगह गुलमर्ग नहीं है। लेखक आगे कहते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया, लेखक कहते हैं मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, लेखक को ये अनुभव हुआ कि जब लेखक पहली बार गुलमर्ग गए थे तो वहाँ उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब सामान्य लगा, कुछ भी असाधारण नहीं लगा। क्या लगा? सपाट मैदान, खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। जब लेखक पहली बार गुलमर्ग गए तब वहाँ उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब साधारण सामान्य सा लगा। लेखक एक ही घंटे में पूरा गुलमर्ग देख के आ गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? एक खुला सपाट मैदान है, देवदार के घने झुरमुट, देवदार पेड़ का नाम है, देवदार के घने झुरमुट और बस। एक घंटे में लेखक सारा गुलमर्ग देखकर आ गए। आगे लेखक कहते हैं, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। किसकी तरह? कांपती तितलियों की तरह, उठते बादलों की तरह और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। तो विद्यार्थी मित्रों देखो, गुलमर्ग में पहली बार लेखक जब गए तब लेखक को वहाँ पर सब सामान्य लगा। क्या लगा? तो खुला सपाट मैदान है, चारों तरफ देवदार के घने पेड़ हैं। तब लेखक एक ही घंटे में सारा गुलमर्ग देखकर आ गए। मगर बाद में, देखो यहाँ से, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर यह एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को हम पूरा नहीं देख सके, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। किसकी तरह? सपाट मैदान के हिस्से के रूप में अपने आप को भी व्यक्ति देखने लगता है। किसकी तरह? कांपती तितलियों की तरह, उठते बादलों की तरह और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। बच्चों, मैं ये फिर से समझाना चाहती हूँ। पहली बार लेखक जब गुलमर्ग देखने गए तो वहाँ उन्हें कुछ भी असाधारण नहीं लगा, सब सामान्य सा लगा, साधारण लगा। उन्होंने वहाँ देखा एक खुला मैदान है, सपाट मैदान है, देवदार के घने झुरमुट है, बस। तब लेखक एक घंटे में पूरा गुलमर्ग देख के आ गए। लेकिन बाद में लेखक कहते हैं, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर यह एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, कभी उसे पूरा देखा ही नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का हिस्सा समझने लगता है। किसकी तरह? जैसे कांपती तितलियों की तरह, उठते बादलों की तरह और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर पूरा वह विस्तार, दूसरी ओर लेखक कहते हैं, दूसरी ओर पूरा वह विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। जिसमें गुलमर्ग का पूरा विस्तार, जिसमें लेखक स्वयं भी रहते हैं, वो विस्तार लेखक को अपने अंदर ही समाया सा लगता है। जो वो लेखक ने क्या बताया, वो विस्तार लेखक को पूरा अपने अंदर समाया सा लगता है।
सूर्योदय और सूर्यास्त, देखो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या क्या, देखो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, देखो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में से समान अंधेरा रहता है। सुबह होगी, सूर्योदय होगा उस समय, और सूर्यास्त होगा और सूर्य अस्त होगा उस समय भी। जो शाम के समय में अंधेरा होता है वैसा ही सेम सुबह में 7 बजे के समय भी ऐसा ही सेम अंधेरा और उजाला रहता है। मतलब जो माहौल शाम के समय में होता है वैसा ही माहौल सुबह के समय में, सूर्योदय के समय में भी सेम माहौल, सेम वातावरण, सेम प्रकाश दिखाई देता है। दोनों संध्याएं, मतलब उनको दोनों संध्याएं। उसके बाद घना कोहरा, क्या क्या है, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। लेखक कहते हैं कि दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें लेखक स्वयं भी रहते हैं, वो पूरा विस्तार लेखक को अपने अंदर ही समाया सा लगता है। क्या क्या, तो सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चला जाता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। देखो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, वहाँ पर कोहरा भी छा जाता है, पीली धूप और सब कुछ। सूर्योदय होता है, पीली पीली धूप पूरे मैदान में छा जाती है, पीली धूप और बाकी सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चला जाता है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ, गुलमर्ग से चला जाता है, इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चला जाता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का। जब व्यक्ति गुलमर्ग में से चला जाता है तो जैसे किसी अपने से बिछड़ गए हो ऐसा एहसास होता है। अपने उस रूप से, देखो फिर से, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। तो लेखक कहते हैं कि लेखक को गुलमर्ग में जब वो 3-4 महीने रहे तो वहाँ ऐसा एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को हम पूरा नहीं देख पाएंगे, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। किसकी तरह, तो कांपती तितलियों की तरह, उठते बादलों की तरह और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। लेखक आगे कहते हैं, दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, गुलमर्ग का पूरा मैदान, पूरा विस्तार, उसे वह जिसमें वो स्वयं रहते हैं उसे अपने अंदर ही समाया सा लगता है। लेखक कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ जैसे अपने अंदर ही समाया है ऐसा लगता है। लेखक कहते हैं इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग में से चला जाता है तो ये एहसास होता है कि जैसे कोई अपने से ही बिछड़ रहे हों, जैसे कोई अपने को छोड़कर जा रहे हो ऐसा एहसास होता है। अपने उस रूप से जो इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक आगे कहते हैं गुलमर्ग में, देखो गुलमर्ग में फिर से, हाँ, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सपने फूल बनकर खिलते हैं। लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। लेखक कहना चाहते हैं गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, नीचे हरी हरी घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है, और देखो लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली हरियाली है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण, देखो आकाश में भी हरियाली दिखती है कैसे, तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा भरा लगता है। देखो गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिल उठते हैं हरियाली के आर पार। लेखक कहते हैं गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। लेखक कहते हैं लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली दिखाई देती है। इतना ही नहीं, नीचे हरी हरी घास भी है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है, और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश में भी हरियाली दिखाई देती है। देवदार के पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं और वो पेड़ हरे भरे हैं, हरे हरे हैं। आकाश में ऊंचे देखेंगे तो पेड़ की वजह से आकाश भी हरा दिखाई देता है। आगे तो देखो लेखक कहते हैं
लेखक कहते हैं फूलों में नए रंग भर जाते हैं, रंग बिरंगी फूल खिले होते हैं, ऐसा लगता है जैसे हर एक फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। लेखक कहते हैं हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। हर क्षण नया अनुभव होता है, हर क्षण नया अनुभव होता है। नए नए वातावरण में नए नए रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं और हर क्षण नए नए अनुभव और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लेखक कहते हैं बादलों के पोर्टिको के बीच लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के पोर्टिको के बीच लोग अपने बाहें फैलाए बैठे हैं। हरी हरी घास पर लोग बैठने का आनंद ले रहे हैं। सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। देखो फिर से बताती हूँ आगे। बादल के पोर्टिको यानी बादल, बराबर। बादलों के पोर्टिको के बीच लोग घास के ऊपर अपनी बाहें फैलाकर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आ रही है। दूर सैलानियाँ जो घूमने वाले लोग हैं उसे सैलानियाँ कहते हैं। सैलानियों की पंक्तियाँ दूर दूर तक घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पथ पर जहाँ तहाँ छिटकते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पथ पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा, लेखक कहते हैं सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। सहसा प्रकाश से अचानक प्रकाश होता है और अचानक छोटी छोटी पारदर्शक बूंदें गिरने लगती है, यानी कि पानी बूंदें बारिश बरसने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है। लेखक कहते हैं रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार फिर से सिहर जाता है। मैदान सुरमई, फिर से रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है यानी कि कांप जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। हरियाली का सपना किसमें बदल जाता है? कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। सुरमई आँख में काजल लगाते हैं, आँखों में, उसे सुरमा कहते हैं। और सुरमा लगाई हुई आँखों को सुरमई आँखें कहते हैं। अखियाँ, सुरमई अखियाँ। तो मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। देखो हरियाली का सपना कुहासा यानी कि फॉग, कुहासे के फूल में बदल जाता है। चारों तरफ हरियाली के ऊपर चारों तरफ कुहासा छा जाता है, बराबर। देखो आपको फिर से पूरा कर लेती हूँ, बाद में फिर से लेते हैं। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। देखो बारिश बरसने लगा। उस मैदान के अंदर पगडंडी यानी पैदल आने जाने का रास्ता। पगडंडी, देखो यहाँ पर पगडंडी, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। पगडंडी, तो पगडंडी पैदल आने जाने का छोटा रास्ता, उसे क्या कहेंगे? पगडंडी। देखो यहाँ पर लिखा है एक मिनट, ऐसे पगडंडी, बराबर। एक मिनट, पगडंडी बराबर, पैदल आने जाने का छोटा रास्ता, पगडंडी। ओके, यहाँ पर आगे लिखते हैं। तो आगे अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। देखो पानी गिरने से, बारिश बरसने से मैदान के अंदर जो पगडंडियाँ हैं वो पगडंडियाँ ऐसी लग रही है जैसे मैदान में छोटी छोटी पतली पतली नरम बाहें, मैदान अपनी छोटी छोटी नरम बाहें फैलाकर बैठा है, ऐसा लगता है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी। जब तक पानी बरसता रहेगा, बादल बरसता रहेगा, ये बाहें फैली ही रहेगी। ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल, कैसे? कोमल, विस्मृत और निढाल बनकर ये बाहें फैली ही रहेगी। तो लेखक कहते हैं यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं फिर से, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर
आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। लेखक कहते हैं फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगी फूल खिल उठते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण नए रोमांच का अनुभव होता है, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पट्टिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर 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 तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ चिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। हर तरफ जो हरियाली दिखाई देती है उस हरियाली के बदले चारों तरफ कुहासा नजर आता है, कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सूरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल बनकर। तो लेखक आगे कहते हैं सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। सूरज चमकेगा तो कलियां खिल उठेगी, फूल में से नया सपना जन्मेगा। लेखक कहते हैं आगे आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। देखो गुलमर्ग का प्राकृतिक सौंदर्य, सूर्योदय होता है तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, यानी कि नए नए फूल खिल उठेंगे, रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल उठेंगे। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। लेखक कहते हैं भेड़ और बकरियों के रेवड़, देखो याद रखना रेवड़ मीन्स भेड़ और बकरियों का झुंड, जिसको क्या कहेंगे रेवड़। भेड़ बकरियों का झुंड जिसे रेवड़ कहा जाता है। तो भेड़ और बकरियों के झुंड रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाते हैं। भेड़ और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंक जाते हैं। दिन तक रात की प्रतीक्षा करता नजर सा आता प्रतीत होता है। दिन रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। रात आएगी तो क्या होगा, सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, मैदान की वो खामोशी भी जो दिन के समय क्या होती है, इतनी वाचाल हो जाती है। यानी कि जैसे ही रात आएगी, रात होगी, पूरा मैदान खामोश हो जाएगा। हर सब जगह मैदान में खामोशी छा जाएगी। दिन में जो इतनी चहल पहल रहती है वो चहल पहल की जगह शाम के समय, रात के समय खामोशी छा जाती है। तो लेखक आगे कहते हैं गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। जो लेखक को जो अनुभव हुआ गुलमर्ग की रात को, तो लेखक कहते हैं गुलमर्ग की वह रात मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर, सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ आ रही थी। दूर, बहुत दूर से एक बरसती घटा लेखक की ओर आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। लेखक क्या प्रतीक्षा कर रहे थे, कब ये बरसती घटा मुझ तक पहुँचे और कब मुझे अपने में समेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। बरसती घटा में गिर जाने से बहुत कम सुख मैंने जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। घटा ऊपर से गिर आए और वह व्यक्ति को छोटा कर दे, वह व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर एक संकेत मेरे सामने था। इस बार जो घटा बरसती हुई आ रही है उसका हर एक संकेत लेखक के सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ। लेखक किसको बुला रहे थे, बरसती घटा को। बरसती घटा को। तो लेखक को एक रात ये अनुभव हुआ कि गुलमर्ग की वह रात लेखक कभी नहीं भूल पाएंगे। लेखक होटल की खिड़की में खड़े थे। दूर दूर सामने से एक बरसती घटा लेखक की ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले।
बरसती घटा में गिर जाने से बहुत बड़ा सुख बहुत कम लेखक ने जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और वह व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर एक संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। लेखक बुला रहे थे घटा को कि आ मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। लेखक आगे कहते हैं, आगे लेखक कहते हैं, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेज थी मगर घटा जो थी वो तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। गुलमर्ग में तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। लेखक कहते हैं, देखो जोरों की हवा बह रही थी पर तूफान इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। देखो खिड़की में से जो लेखक को जो अनुभव हुआ, जो देखने को मिला, वो वर्णन लेखक कर रहे हैं। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मतलब लेखक कहते हैं, बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, बिजली चमकती थी, जिसकी वजह से जिसके प्रकाश का भयानक विस्फोट, जिसका इतना भयानक प्रकाश होता था कि पूरा गुलमर्ग के में जो जो दृश्य वो साफ साफ दिखाई देने लगता था। बिजली के प्रकाश में गुलमर्ग के मैदान में जो जो दृश्य था वो साफ साफ दिखाई देता था। मैं खुश था, थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। लेखक कहते हैं, मैं इतना खुश था कि थोड़ी देर में ही ये बूंदे मेरे ऊपर भी बरसेगी। लेखक के खुश थे कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर भी बरसेगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक बाहें फैलाकर सामने से उस बरसती हुई घटा को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थे। तो मगर क्या हुआ आगे? लेखक को आगे क्या अनुभव हुआ? मगर अचानक हवा रुक गई। बहता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही दूर फटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा का, लेखक कहते हैं, बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। मतलब लेखक अनुभव करना चाहते थे कि बरसती हुई घटा मेरे पास आए, मेरे पर छा जाए और मुझे छोटा सा कर दे। मैं भी बिजलियों के चमक मेरे ऊपर भी आए, बरसती घटा मेरे ऊपर छा जाए, ये अनुभव लेखक करना चाहते थे। मगर अचानक हवा रुक गई। बहता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पट पर कटे पक्षी के दूर ही पर कटे, पर यानी पंख कटे पक्षी की तरफ, पर यानी कि पंख कटे पक्षी की तरफ दम तोड़ने लगा। तूफान रुक गया, ऐसा कहना चाहते हैं। दम तोड़ने लगा, तूफान जहाँ का तहाँ रुक गया। बिजली की सांसें भी रुकने लगी और लेखक की, क्योंकि हवा के रुक जाने से लेखक कहते हैं, मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। एकदम ऊंचे खड़े थे होटल में, तो वहाँ से लेखक भी नीचे आ गए। तूफान का जोम उतर गया और साथ साथ मेरा भी। लेखक कहते हैं, तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ साथ मेरा भी। लेखक आगे कहते हैं, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। लेखक कहते हैं, वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जाती है। देखो, गुलमर्ग ऐसा मैदान है जहाँ गोल्फ खेली जाती है। सपाट मैदान है, पूरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ये गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग में पूरा सपाट मैदान है जहाँ क्या खेली जाती है, तो गोल्फ खेली जा सकती है।
व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? ऐसा लेखक ने क्वेश्चन मार्क रखा है। क्या व्यक्ति क्यों वहाँ जाना चाहता है? व्यक्ति वहाँ बार बार क्यों जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? लेखक कहना चाहते हैं नहीं, सिर्फ गोल्फ ही वहाँ खेलने नहीं जाते, गोल्फ खेलने ही नहीं जाते। वहाँ ऐसा वातावरण है जो व्यक्ति को मुग्ध कर देता है, व्यक्ति को वहाँ रुकने के लिए मजबूर कर देता है, बार बार वहाँ जाने के लिए मन ललचाता है। ऐसा वातावरण, ऐसी पहाड़ियाँ, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, देवदार के वृक्ष, वहाँ रंग बिरंगी फूल, बार बार फूलों के ऊपर उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियाँ, काले बादल, अचानक प्रकाश आ जाना, अचानक बर्फ गिरना, अचानक बारिश गिरना, ये सब वहाँ पर व्यक्ति को आकर्षित करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो पीरियड में हम लोग स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।